जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस मेमोरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम केस मेमोरी के बारे में बात करें तो केस मेमोरी होता क्या है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, यहाँ पे केस मेमोरी के बारे में बोला जा रहा है कि केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है। किसके साथ? प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है और यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। किस मेमोरी की बात हो रही है? केस मेमोरी की बात हो रही है। यानी कि केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है और यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है और यह प्रोसेसर में इनबिल्ट होती है और प्रोसेसर और रैम के बीच वर्क करती है और यह विशेष रूप से प्रोसेसर का पार्ट होता है। हम लोग जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले केस मेमोरी से पास किया जाता है। सबसे पहले केस मेमोरी से पास किया जाता है और वहीं पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर के स्टोर होता है। जब हम उस डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो उसको खोजना नहीं पड़ता और केस मेमोरी से सबसे फास्ट एक्सेस होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम केस मेमोरी के बारे में बात करें तो केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी ही है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में नहीं जाना। अभी केवल हम आपको प्राइमरी मेमोरी ही पढ़ा रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में जैसे आपका रैम भी प्राइमरी मेमोरी है और उसके साथ साथ डी रैम भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है और रोम भी आपका प्राइमरी मेमोरी है। और अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग केस मेमोरी, ये भी आपका क्या है? प्राइमरी मेमोरी ही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी आपका केस मेमोरी होता है। और कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है और यह प्रोसेसर में इनबिल्ट होती है और प्रोसेसर और रैम के बीच वर्क करती है और यह विशेष रूप से प्रोसेसर का पार्ट होता है, एक प्रोसेसर का हिस्सा होता है। और कह रहा है कि हम लोग जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले केस मेमोरी से पास किया जाता है। किस मेमोरी से? केस मेमोरी से पास किया जाता है और वहीं पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर के स्टोर होता है और जब हम उस डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो उसे खोजना नहीं पड़ता है और केस मेमोरी से सबसे फास्ट एक्सेस होता है। और कह रहा है कि केस मेमोरी रिसेंट में यूज हो रही डाटा का एड्रेस को होल्ड रखती है और इसे रैम की सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहा जाता है। और कह रहा है कि क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले डेटा केस मेमोरी में ही सर्च करता है और यदि डेटा नहीं मिलता है तो वो रैम में सर्च करता है और इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। कह रहा है कि क्योंकि यह प्रोसेसर का ही एक पार्ट है। देखिए, ये सबसे पहले अगर हम इस मेमोरी के बारे में बात करें तो ये सबसे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, एक प्रकार की केस मेमोरी। और प्रोसेसर और रैम के बीच ये अपना वर्क करता है और प्रोसेसर और रैम मिलता किसमें है? सीपीयू में मिलता है। तो प्रोसेसर और रैम के बीच ये वर्क करता है और कह रहा है कि कह रहा है कि जब कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जब डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो सबसे पहले केस मेमोरी से पास किया जाता है और वहीं पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर के स्टोर होता है। और जब हम उस डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो उसको खोजना नहीं पड़ता है और केस मेमोरी से सबसे फास्ट एक्सेस होता है और केस मेमोरी रिसेंट में यूज हो रही डाटा का एड्रेस को होल्ड रखती है और इसे रैम की सप्लीमेंट्री मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर कह रहा है कि क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले डेटा केस मेमोरी में ही सर्च करता है। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई डेटा बना करके आपने सेव किया और आप उस डेटा को अगर आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो डेटा ओपन होने से पहले ये इंफॉर्मेशन मिलता है किसको? प्रोसेसर को। और प्रोसेसर सबसे पहले मानता है किससे? केस मेमोरी से। अगर केस मेमोरी से एक्सेस हो जाता है तो सही है, नहीं तो केस मेमोरी से नहीं मिल पाता है तो वो तब जाकर के रैम में सर्च करता है। वो डेटा को तब जाकर के रैम में सर्च करता है और इसे सीपीयू मेमोरी भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर का ही क्या होता है? पार्ट होता है, ये प्रोसेसर का एक हिस्सा होता है। अब चलिए, अगला जो ऑप्शन आता है इसके बाद से अगला जो आता है यही पे इसका देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम, इसमें बनाया हुआ है, कैसे हम समझेंगे। यहाँ पे डायग्राम बना करके भी दिया हुआ है। देखिए, जैसे सीपीयू से किसी डेटा को एक्सेस करना है तो सीपीयू सबसे पहले डेटा मांगेगा किससे? केस मेमोरी से। अगर केस मेमोरी से मिल जाता है तो सही है, नहीं तो ये मांगेगा किससे? रैंडम एक्सेस मेमोरी से। ठीक है ना? यही स्ट्रक्चर हमको बताती है कि केस मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होता है जो डेटा को सबसे पहले लेकर के आने का काम करता है। अगला आता है, अगला आपका आता है अब आपका सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी के बारे में बताया जा रहा है। ये भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है
और कह रहा है कि यह एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। यानी कि अगर हम वर्चुअल मेमोरी के बारे में बात करें तो एक्चुअल में ये कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, हमारे कंप्यूटर में लगी हार्ड डिस्क का ही एक पार्ट है, और आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट भी हो सकता है। और कह रहा है कि जब सिस्टम पर वर्किंग होती है तो कभी कभी रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्पेस कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब सिस्टम पे वर्किंग होती है तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि रैम का स्पेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कह रहा है कि तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है, और ऐसे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट रैम के साथ उपलब्ध कर देता है, जिसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। मतलब क्या समझ में आया? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वर्चुअल मेमोरी कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि बिना इसका कोई काम भी संभव नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट तब आती है जब रैम का स्पेस क्या हो जाता है? भर जाता है। तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा लॉस ना हो। जब एक्स्ट्रा मेमोरी रहेगा तो उस डेटा को लॉस होने से बचा सकेंगे, इसलिए वर्चुअल मेमोरी उस पर काम करता है। और फिर कह रहा है कि हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है, और ऐसे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट रैम के साथ उपलब्ध कर देता है, जिसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला, इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी के बारे में और भी बताया गया है। कह रहा है कि पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क इज रिजर्व एज रैम। यानी कि यह भी पार्ट होता है किसका? हार्ड डिस्क का। और रिजर्व होता है किसके लिए? रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्पेस अगर भर जाएगा तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए क्योंकि हमारा डेटा लॉस ना हो, उस डेटा को बचाने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है? एक प्रकार का पार्ट होता है, और रिजर्व होता है किसके लिए? रैम के लिए। यानी कि वर्चुअल मेमोरी काम करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ। इन केस अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्पेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा डेटा लॉस ना हो, उस डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए आपका वर्चुअल मेमोरी वहां पे हेल्प करता है। और यहाँ पे लिखा भी है, when RAM modules become full the CPU access the hard disk to store and retrieve data। कह रहा है कि when RAM modules become full, मतलब जब रैम का स्थान भर जाता है, फिर कह रहा है कि द सीपीयू एक्सेस द हार्ड डिस्क, यानी कि जो सीपीयू होता है हार्ड डिस्क से एक्सेस करता है डेटा और स्टोर करता है, और रीड्राइव डाटा का मतलब होता है कि खोने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। अगला दिया है स्लोअर देन रैम, और ये रैम से क्या होता है? स्लो भी होता है। ये रैम से स्लो होता है। चलिए अब इसके बाद से हमारे पास आता है सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि अभी तक तो हम लोगों ने केवल प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझा था कि प्राइमरी मेमोरी में जैसे मान के चलिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया आपका, स्टैटिक रैम हो गया आपका, ठीक है, और डायनेमिक रैम हो गया आपका, इस तरीके से वर्चुअल मेमोरी हो गया आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। लेकिन अब जो समझना है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती है। अगर इस मेमोरी के बारे में बात करें तो कह रहा है कि यह जो मेमोरी होती है ये सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती है, और इन्हें आप स्टोरेज भी कह सकते हैं, और यह डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करती है। यह डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करती है। और कह रहा है कि इन्हें सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, और यह मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है। ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एफडीडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, एसडी हो गया, और पेन ड्राइव हो गया। ये सब एक प्रकार के हमारे सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। सब एक प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये जो मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी। ये कह रहा है कि सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती है, और परमानेंट का मतलब ये होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए डेटा स्टोर करता है। मतलब जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। और फिर कह रहा है कि इन्हें आप स्टोरेज भी कह सकते हैं, और यह एक डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करती है, और इन्हें सहायक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर कह रहा है कि यह मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है। क्योंकि मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी में पढ़ाया है कि प्राइमरी मेमोरी आपकी प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन इस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी से कोई लेना देना नहीं। और फिर कह रहा है कि ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से ही कनेक्टेड होती है। मतलब ये भी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड होती है, ताकि मतलब अगर कनेक्ट नहीं होगी तो हम डिस्प्ले कैसे देख पाएंगे। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे HDD है, FDD है, CD है, और DVD है, SD कार्ड है, और पेन ड्राइव है। ये सब हमारे एक सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला जो हमारा मेमोरी दिया है
वो है आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है HDD, और HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है, यह कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, और यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। याद करिए, नॉन वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी में किसको मैंने बोला था? रोम को बोला था। क्यों रोम को नॉन वोलाटाइल क्यों बोला जाता है? डाटा सेव नहीं हो पाता। रोम को नॉन वोलाटाइल क्यों बोला जाता है बताइए? क्या चीज? वो बार बार रिफ्रेश होता है। मैं रोम की बात पूछ रहा हूँ, रोम को नॉन वोलाटाइल बोला जाता है क्यों? देखिए, रोम को नॉन वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि रोम में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसमें रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए रोम को नॉन वोलाटाइल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब कह रहा है कि HDD को भी हम नॉन वोलाटाइल के नाम से ही जानते हैं। अब इसमें नॉन वोलाटाइल क्यों बोला जा रहा है, उसमें भी नॉन वोलाटाइल बोला जा रहा है, क्यों? तो इसको HDD को नॉन वोलाटाइल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें डेटा परमानेंट नेचर में स्टोर होता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें डेटा परमानेंट नेचर में स्टोर होता है, जबकि रोम को नॉन वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि रोम में रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, यहां पर लिखा भी है, कह रहे कि जिस पर अस्थायी रूप से सेव होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिस पर डाटा अस्थायी रूप से सेव होता है, और हार्ड डिस्क कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और किसी भी कंप्यूटर में कोई और सेकेंडरी स्टोरेज हो या ना हो, एक हार्ड डिस्क जरूर लगा होता है। किसी भी कंप्यूटर के बारे में बात करें, कोई और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो या ना हो, लेकिन एक हार्ड डिस्क जरूर लगा होता है। और कह रहा है कि हार्ड डिस्क में एल्युमिनियम के बने एक या अधिक पतले डिस्क यानी कि प्लेट होते हैं, जिसमें चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, और सारे डिस्क एक मजबूत पैकेट के अंदर सॉफ्ट में लगे होते हैं। और प्रत्येक प्रत्येक डिस्क में डेटा रीड और राइट करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है। और जब भी डेटा को रीड राइट करना होता है तो डिस्क तेजी से घूमते हैं, और इनके घूमने की गति को RPM में मापा जाता है। मतलब ये डिस्क की बात हो रही है, यानी कि हार्ड डिस्क में जो डिस्क होता है वो ट्रैक में बटे होते हैं, और जैसे जैसे वो डिस्क अपना क्या करता है, मूवमेंट करता है, घूमता है, तो इसकी जो घूमने की गति होती है उसको RPM में मापा जाता है। और RPM का पूरा नाम रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। और फिर कह रहा है कि डिस्क जितनी तेज गति से घूमते हैं, रीड राइट भी उतना ही फास्ट करते हैं। और फिर कह रहा है कि उदाहरण के लिए मान के चलिए 7200 RPM वाले हार्ड डिस्क 5400 RPM वाले हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज होते हैं। हार्ड डिस्क में डिस्क ट्रैक में बटे होते हैं, और प्रत्येक ट्रैक में छोटे छोटे सेक्टर भी होते हैं, और एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। ये किसकी बात हो रही है? हार्ड डिस्क की बात हो रही है। चलिए मैं यहाँ पे फिगर आपको दिखा दूं, हार्ड डिस्क का चाहिए मतलब फिगर कैसा होता है। देखिए, ये सब कंप्यूटर सिस्टम की सबसे मेन प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ हार्ड डिस्क क्या होता है। देखिए, यही हार्ड डिस्क का फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना? यही हार्ड डिस्क का फिगर होता है। देखिए, यही सब हार्ड डिस्क होता है, ठीक है ना? और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के बने एक या अधिक क्या होते हैं, पतले प्लेट भी होते हैं। यहाँ पे दिखा भी है, देखिए सब यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ये सब इंटरनल बना हुआ है। यही हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क होता है, जो डेटा को किस नेचर में स्टोर करता है? किस नेचर में? परमानेंट नेचर में, नॉन वोलेटाइल में स्टोर करता है। परमानेंट में मैंने बताया, परमानेंट का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए डेटा स्टोर करता है। मतलब जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा डिलीट होने वाला नहीं। चलिए, अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका FDD। क्या दिया है? FDD। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है, और कह रहा है कि यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है, और पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता था। सोचिए,
इसका कितना स्टोरेज दिया है? मात्र 1.44 MB। तो जीबी से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, जीबी से बहुत छोटा है, क्योंकि 1 GB बराबर कितना MB? हाँ, 1024 MB। सोचिए, अभी मात्र 1.44 MB की ही बात हो रही है। और फिर कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच और 3.5 इंच की होती है, और 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क को मिनी फ्लॉपी डिस्क और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क को माइक्रो फ्लॉपी डिस्क के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका प्रचलन पहले बहुत ज्यादा मात्रा में था, जिसका प्रयोग हम लोग केवल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए करते थे। ठीक है, अब इतना कम अगर देखा जाए तो इतना कम स्टोरेज का मेमोरी कोई प्रयोग करेगा? लेकिन पहले इसका प्रयोग होता था, इस बार इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन पहले इसका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता था, जिसका प्रयोग बस केवल इतना ही था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना। अब चलिए, इसके बाद से आता है क्या? सीडी। और सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। देखिए, कह रहा है कि सीडी एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें करीब 783 MB का डेटा स्टोर किया जा सकता है। कितना MB? 783। और एफडीडी में कितना था? 1.44 MB। कह रहा है कि इसमें 783 MB का डेटा सेव किया जा सकता है, और इसकी चौड़ाई 1.2 mm तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर की होती है। ये किसकी बात हो रही है? सीडी की बात हो रही है। यानी कि सीडी की जो लंबाई होती है वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.2 mm तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर की होती है। और ये भी जरूरत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सीडी रोम है, सीडी आर है, और सीडी आर डब्ल्यू। और कह रहा है कि सीडी रोम में जो डेटा व सॉफ्टवेयर होता है उसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और फिर कह रहा है कि सीडी आर में हम एक बार डेटा व सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और फिर दोबारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला दिया है सीडी आर डब्ल्यू में जितनी बार भी चाहें उतने बार डेटा व सॉफ्टवेयर स्टोर व डिलीट किया जा सकता है। ये सीडी की बात हो रही है, यानी कि सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, यानी कि इसमें करीब 783 MB का डाटा स्टोर किया जा सकता है। अब चलिए, कहां बिजी होगा मिस्टर? मैं बार बार बोलता हूं कि क्लास में एंट्री करिए तो मोबाइल साइलेंट कर लिया करिए, लेकिन क्यों सुनेंगे आप लोग? स्पेशल हैं आप लोग। चलिए, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो है आपका डीबीडी। देखिए, डीबीडी और सीडी भी एक ही जैसा होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इसका स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो सीडी की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि डीबीडी भी एक सीडी की तरह होता है, और कह रहा है कि किंतु दोनों इसकी स्टोरेज क्षमता में अंतर होता है। कह रहा है कि इसमें 4.7 GB तक का डेटा स्टोर किया जाता है, यानी कि 4 GB तक का डेटा स्टोर करने का मौका मिलता है किसमें? डीबीडी में। लेकिन वही अगर हम सीडी के बारे में बात करें तो 783 MB, तो उससे बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 GB की बात हो रही है, और 1 GB में 1024 MB होता है, और MB भी कम है उसमें, मात्र 783। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे डीबीडी रोम हो गया, डीबीडी आर हो गया, और डीबीडी आर डब्ल्यू हो गया। जिस तरीके से स्ट्रक्चर आपका मिलता जुलता है किसका? सीडी का, वैसा ही स्ट्रक्चर आपका है किसका? डीबीडी का भी। जिस तरीके से इसमें आप डेटा स्टोर करते हैं उसी तरीके से आप डीबीडी में भी डेटा स्टोर करते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से हमारे पास आता है क्या? एसडी कार्ड। एसडी कार्ड के बारे में आपने सुना होगा। अरे, जो मेमोरी कार्ड होता है जिसको हम लोग मोबाइल में लगाते हैं, याद करिए। अभी तो मोबाइल में आपको 1.5 GB मिल जा रहा है, तो मान के चलिए कि अलग से आपको कुछ भरवाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यही उतना प्रचलन पहले नहीं था फोन का, बड़े बड़े फोन का, तो उस समय हम यही मेमोरी कार्ड दुकानों पे लेके जाते थे, तो मूवी हम डाउनलोड करके भरवा के लेके आते थे। 10 रुपए में 3 मूवी भरा जाता था, फिर हम लोग उसको देखते थे, फिर जब देख लेते थे उसको डिलीट करके फिर दोबारा मूवी हम भरते थे, और शायद 25 या 50 रुपए में पूरा मेमोरी फुल हो जाता था। ऐसा पहले प्रचलन था ना। लेकिन क्या आज मेमोरी का डिमांड है? इस मेमोरी का डिमांड है। मोबाइल में इतना ज्यादा कैपेसिटी दे रहा है
इतना स्टोरेज दे रहा है कि आप उसी में डेटा भर लीजिए अपना, उतना ही में कितना मेमोरी, मतलब उतना ही में कितना मूवी आ जाएगा, आराम से देखते रहिए, डिलीट करते जाइए, देखते जाइए। वैसे बहुत कम ही लोग हैं जो डाउनलोड करके देख रहे हैं, सब कोई तो ऑनलाइन ही देख ले रहा है। तो ये मेमोरी की बात हो रही है। कह रहा है कि एसडी कार्ड को मेमोरी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। कह रहा है कि इसका प्रयोग सभी प्रकार के मोबाइल डिवाइसों में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है, और कह रहा है कि इसे कार्ड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इसमें कार्ड रीडर, आपने नाम सुना होगा, कार्ड रीडर के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसमें मेमोरी भर करके और हम आसानी तरीके से अपनी कंप्यूटर से डेटा उसमें हम निकाल लेते हैं। तो एक प्रकार का कार्ड रीडर के माध्यम से हम आसानी तरीके से इसमें जो है डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और कह रहा है एसडी कार्ड से मिलता जुलता ही एक और कार्ड है जिसको मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और कह रहा है कि किंतु दोनों में थोड़ा अंतर होता है। एसडी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी फॉर्मेट है, जबकि एमएमसी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी स्टैंडर्ड है। और कह रहा है कि एसडी कार्ड भी वर्तमान में अपनी स्टोरेज क्षमता के अनुसार 3 प्रकार के उपलब्ध होते हैं। कह रहा है कि जो एसडी एससी है, एसडी एचसी है, वह एसडी एक्ससी कहलाते हैं। अब तीनों का अंतर है, देखिए किस मेमोरी को हम एसडी एससी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये मतलब बांटा गया है, डिवाइड किया गया है स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले एसडी एससी के बारे में। कह रहा है कि एसडी एससी की स्टोरेज की क्षमता जो होती है वो सबसे कम यानी कि 128 MB से 4 GB तक होती है। किसकी बात हो रही है? एसडी एससी मेमोरी की बात हो रही है। मतलब अगर 128 MB से लेकर के और 4 GB तक अगर कोई मेमोरी कार्ड है तो उसका नाम होता है एसडी एससी। क्या नाम होता है? एसडी एससी। और फिर कह रहा है कि जबकि एसडी एक्ससी की स्टोरेज की क्षमता सबसे अधिक यानी कि 64 GB से लेकर के 2 TB तक होती है। 64 GB से लेकर के और 2 TB तक की होती है। ऐसे मेमोरी का नाम SDXC होता है। और फिर लिखा है इनके बीच में आते हैं SDHC। इनकी स्टोरेज की क्षमता 4 GB से लेकर के 32 GB तक होती है। जैसे मान के चलिए कि हम दुकान पे जाते हैं और हम बोलते हैं कि ऐसा है कि हमको 8 GB का मेमोरी कार्ड आप दे दीजिए, तो 8 GB का मेमोरी का नाम क्या होगा बताइए? इन तीनों में से बताइए 8 GB के मेमोरी कार्ड का नाम क्या होगा? SDHC। SDHC होगा। क्यों? क्योंकि 4 GB से लेकर के और 32 GB तक का मेमोरी इसके अंतर्गत आता है। तो चूंकि स्टोरेज के हिसाब से इसको क्या कर दिया गया है, अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। अब चलिए लास्ट आपका आता है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव के बारे में सबको पता होगा, बोलिए। आज तो ऐसा भी पेन ड्राइव आ रहा है कि अपनी कंप्यूटर में अगर आपने कोई डेटा रखा हुआ है तो अगर आप पेन ड्राइव में ले लिए उसको, तो आप जो है यूएसबी क्या बोलते हैं, ओटीजी के माध्यम से आप अपना डेटा जो है मोबाइल में भी लेके आ सकते हैं। एक मिनट, लास्ट हमारे पास मेमोरी है, उसका नाम है क्या? पेन ड्राइव। तो जैसे पेन ड्राइव के बारे में बात करें तो पेन ड्राइव भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें आज के समय में अगर देखा जाए तो पेन ड्राइव का प्रचलन बहुत ज्यादा मात्रा में है। हम कोई सा भी डेटा बनाते हैं, उस डेटा को बनाने के बाद अपनी पेन ड्राइव में हम सेव कर लेते हैं। इन फ्यूचर में, भविष्य में जब भी उसको ओपन करना होता है कोई दिक्कत नहीं होती है, हम अपनी केवल पेन ड्राइव लेके जाते हैं, हम अपना कहीं से भी डेटा एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग बहुत ही प्रचलित डिवाइस है। और यह एक एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया है जिसे यूएसबी की सहायता से कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। इसे हम जब चाहें तब कंप्यूटर में लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और फिर कह रहा है कि इसका आकार बहुत छोटा होता है, जिससे इसे पॉकेट या पर्स में आसानी से रखा जा सकता है और कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है। और यह सभी प्रकार की मेमोरी डिवाइसों में सबसे पोर्टेबल कहा जा सकता है। और आजकल पेन ड्राइव का प्रयोग कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में भी किया जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया ना, ओटीजी सपोर्ट के माध्यम से आप क्या करते हैं, अपने पेन ड्राइव में रखा हुआ डेटा अपने मोबाइल में भी ट्रांसफर कर लेते हैं। और फिर कह रहा है कि यह एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, जिसे कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट करते ही यह चालू हो जाता है। इसकी स्टोरेज की क्षमता 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB और 32 GB इसके ऊपर भी होता है। एक प्रकार की आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है पेन ड्राइव। किसी को कोई प्रॉब्लम?